मुल्क में खुशहाली, माइशत तब ठीक होगी जब हम अपने इंसाफ का निजाम ठीक करेंगे। अब मैं आज फिर, और मैं हर रोज अपील करता हूं अपने रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 3 आपके पास केसेस हैं, ये तीनों लैंडमार्क केसेस हैं, और ये तीनों केसेस को और कोई तरीका इंसाफ लेने का नहीं सिवाय आपके पास आने का। अरशद शरीफ पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, एक ऐसा सहाफी जिसके ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी, धमकियां दी गई, डराया गया, FIRs काटी गई, मुल्क से बाहर भगाया गया और फिर कत्ल किया गया, शहीद किया गया। चीफ जस्टिस साहब, इसके लिए आपके सामने हमारे सारे मेंबर्स पार्लियामेंट, सेनेटर्स, इन्होंने आपके सामने पिटीशन रखी है। दूसरा, आजम स्वाति, यह भी एक लैंडमार्क केस है कि मुल्क के सेनेटर को एक ट्वीट के ऊपर जिसमें वो तनकीद करता है, जो सारी दुनिया में जिसकी इजाजत है, उस तनकीद के ऊपर उसको उसके पोते और पोतियों के सामने अंदर घुस के घर के उसको सुबह के 3 बजे उनके सामने मारा जाता है और फिर उसको हवाले किया जाता है उसका जो आजम स्वाति ने नाम लिया, जो 2 नाम लिए फहीम और फैसल, उनको, उनके आदमियों को, जो नंगा करके उसको तशद्दुद करते हैं। किधर से इंसाफ मिलेगा? इसलिए आपके पास आए हैं चीफ जस्टिस साहब। और तीसरा मेरा केस है, मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड, वो पाकिस्तानी जो 50 साल से ये कौम जानती है जिसको, उसके ऊपर कातिलाना हमला होता है। पहले से भी मैं कह देता हूं, मुझे पता होता है, मैं उसके ऊपर 2 तकरीरों में आज से 1.5-2 महीने पहले बताता भी हूं कि ये इन्होंने करना है, कि दीनी इंतहा पसंद ने गुस्से में आके उसको कत्ल कर दिया। ये पूरी साजिश बनी हुई थी। मैं 3 नाम लेता हूं, लेकिन पुलिस, पंजाब पुलिस हमारे नीचे कि मेरी FIR रजिस्टर नहीं करती। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ये एक शहरी का बुनियादी हक है। मैं आम शहरी की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आदमी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको वो हक नहीं दिया जा रहा, तो चीफ जस्टिस साहब, ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्र है। ये एक्चुअली रूल ऑफ लॉ, ना इंसाफ ना होने का एक आपके सामने इससे बड़ा क्या मिसाल हो सकती है कि मेरा ये बुनियादी हक था कि मैं 3 लोग जो मैं समझता हूं इसमें मुलव्विस थे, इनके ऊपर नाम लिखूं। इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है बेकसूर निकला है, मैं गलत हूं, लेकिन है तो मेरा हक। तो हमारी हुकूमत होते हुए पुलिस ने कहा जी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं। पुलिस हमें क्या कहती है? पुलिस वो कहते जी अगर किसी मुझे इस ओहदे से उठा दे, किसी और को बैठा के ये करवाए, मैं नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। मैं बार बार लोगों को वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसलिए बताता हूं कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जब ताकतवर जुर्म करता था उसको नहीं पकड़ते थे, जो कमजोर जुर्म करता था उसको सजा मिलती थी। ये है आज हमारी तबाही का बायस। अगर एक चीज हमारी तबाही का सबब है वो ये है, और ये हम 3 लोग हैं वो तो। और इसलिए चीफ जस्टिस साहब आपकी तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि हमें और कहीं उम्मीद नहीं है। और मैं इसके साथ साथ एक और चीज कहना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट हमारे ऊपर किया, मेरे पे, लोगों पे। हम 1.5 साल गवर्नमेंट में होते हुए कहते जा रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर एक एजेंडा पे है। ये ना तो सिर्फ नून लीग के बड़ा करीब है, इसके हैंडलर्स भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं और ये हमें टारगेट कर रहा है। 8 इसने हमारे खिलाफ फैसले दिए, 8 दफा हम अदालत में गए, 8 दफा अदालत ने उनको रद्द किया। इसका मतलब इसके फैसले गलत थे। इसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर ये सिकंदर सुल्तान और जो कराची से इलेक्शन कमीशन का मेंबर है,
इनके ऊपर हम अदालत में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। जो कराची का इलेक्शन कमिश्नर है, ये सिंध गवर्नमेंट की तनख्वाहदार है, ये आजाद कैसे है? इसके ऊपर हम मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं। और ये जो सिकंदर सुल्तान है, हमने इसके ऊपर बार बार कहते रहे हैं कि ये आदमी गैर जानिबदार नहीं है, और हमें अदालत वापस इसके पास भेज देती है। जब और वो कैसे जज बन सकता है जब मैं कह रहा हूं कि मैं इसको, ये हमें इंसाफ ही नहीं दे रहा, बार बार हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है, ये हमारे ऊपर जजमेंट कैसे दे सकता है? आप अगर अदालत में भी जाते हैं तो अगर किसी को जज के ऊपर इतराज है तो वो रिक्यूज कर लेता है। ये बार बार हमारे खिलाफ फैसला देता है, बार बार हम अदालतों में जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हमने इसके ऊपर अदालत में गए हुए हैं तो वो भी तो केस सुन रहे हैं। 2 केसेस हैं जिसमें इससे हमें फंसाया हुआ है। एक है फॉरेन फंडिंग केस। फॉरेन फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा कि हमारे केस के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी फंडिंग केस देखें। उसके बावजूद इस आदमी ने अभी तक उनके केस नहीं खोले, और हमें बार बार एक एक फरोल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और मैं फिर दावा करता हूं, जितना आप देखेंगे एक चीज साबित होगी कि सिर्फ तहरीक इंसाफ जो कहते हैं पॉलिटिकल फंड रेजिंग वो करती है। रिकॉर्ड सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है, 40,000 डोनर बेस हमारे पास है। तो इनसे तो पूछें कि ये पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं। इसी में आपको पता चल जाएगा कि ये करप्शन के पैसे से खेलते हैं। ये पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन को पैसे बनाने देते हैं या उनके पार्टनर्स होते हैं, फिर उनसे फंडिंग लेते हैं। तो ये इनकी फंडिंग तो है ही इलीगल, ये बता ही नहीं सकते किधर से पैसा आया। उनका केस नहीं सुन रहा और हमें उसने लटकाया हुआ है इतने सालों से। तो एक तो फंडिंग केस और दूसरा तोशाखाना। तोशाखाना का केस इसने फैसला कर दिया कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। अदालत में तो फिर भी हम चले गए हैं, और मैं गारंटी करता हूं, मैं लिख के देता हूं कि जितना आप देखेंगे इमरान खान, ये साबित होगा कोई गैर कानूनी चीज नहीं की। लेकिन जिन्होंने गैर कानूनी चीज की और नैब में 10 साल से केस है, उनके केस क्यों नहीं सुनता? आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ। यूसुफ रजा गिलानी ने मदद की इनकी। उन दोनों ने गैर कानूनी तौर पे 4 गाड़ियां निकाली तोशाखाना से। मुझे भी गाड़ी मिली थी। गाड़ी आप नहीं ले सकते तोशाखाना से, वो गैर कानूनी है। उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां ली, नैब में केस पड़ा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं वो केस उठा रहा? देखिए, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होता है, ये गैर जानिबदार नहीं है। तो प्लीज हमारे केस सुने जो हमने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ किए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उससे एक इंसाफ के निजाम में हमें इत्मीनान होगा हम सबको। और आखिर में मैं अपने सारे पाकिस्तानियों से, मैं फिर ये जो ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि एक मफरूर, सजा याफ्ता, झूठा और दूसरी दफा झूठ बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है, मैं ये आज सारी कौम से पूछता हूं कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है? कैसे एक कौम इजाजत दे सकती है इस आदमी को कि हमारे फैसले करे? और कौन सा फैसला करे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम फैसला है? और इसका माजी देख लें, इसने आज तक मेरिट का इसका मतलब भी नहीं पता। यह फैसले करता है कि इसके मुफादात के अंदर वो इसके मुफादात को आगे कैसे ले जा सकते हैं। यह फैसले करता है कि इसकी बिजनेस को कैसे गैर कानूनी तौर पर फायदा हो सकता है। एफबीआर में कौन होगा जो इनकी मदद करेगा? पुलिस में कौन होगा जो इनके मुखालिफ के खिलाफ जुल्म करेगा? इनकी कभी पाकिस्तान में मेरिट के ऊपर फैसले नहीं हुए। 1993 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा उस वक्त के आईजी अब्बास खान से कि क्यों पंजाब पुलिस में इतनी करप्शन है। यह 93 की बात है। आईजी अब्बास खान ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर
पंजाब पुलिस के अंदर पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया है, और फिर उसने कहा कि कई लोगों को भर्ती किया जो मुजरिम थे, जो जुराइम पेशा लोग थे, उनको पुलिस में भर्ती किया गया। यह 93 की बात है। तो इससे हम ये आज उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि यह दयानतदारी से पाकिस्तान की अहम फैसला करेगा। मैं तो आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? देखिए, जमहूरियत डंडे के जोर से नहीं चलती, जमहूरियत बंदूकों के जोर पे नहीं चलती, जमहूरियत इखलाकियात पे चलती है। इसलिए बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर जब वो भारी अक्सरियत से डेविड कैमरॉन जीतता है इलेक्शन, तो वो रेफरेंडम जब हारता है, उसको कोई जरूरत नहीं थी इस्तीफा देने की, वो इस्तीफा दे देता है कि जी मेरे पास इखलाकी कुव्वत खत्म हो गई है। तो इखलाकियात के ऊपर, क्योंकि हमने बरतानिया से ली हुई है जमहूरियत, उसकी बुनियाद इखलाकियात के ऊपर रखी हुई है। एक उनका प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है, वो रिजाइन कर देता है कि मेरी वो इखलाकी, मेरे पास वो ताकत नहीं है हुकूमत करने के लिए। तो यहां एक मफरूर जो पाकिस्तान के 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा याफ्ता करवाया, जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा है, वो आज हमारा फैसला कर रहा है। क्या ये मुल्क की ये सिर्फ ये नहीं कि ये मेरिट पे फैसला नहीं करेगा, और मेरिट के ऊपर ही जब इदारों में फैसले होते हैं तब ये इदारे ऊपर आते हैं। मेरिट, इदारों को तबाह करना और मेरिट खत्म कर दो। तो दुनिया में मेरिट की वजह से इदारे मजबूत होते हैं। तो ये तो मेरिट पे नहीं फैसला करेगा, और दूसरी ये सारी कौम का हमारी इखलाकियात का मजाक उड़ रहा है कि हम और नीचे गिर रहे हैं। पहले चोरों को ऊपर मुसल्लत कर दिया, चोरों ने अपने केसेस सारे खत्म कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ के 4 गवाह मर गए आते साथ ही, जो 16 अरब FIA के केस में थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर, वो बेचारा डॉक्टर रिजवान भी मर गया, किसी ने पूछा ही नहीं किसी को कि ये क्या हो रहा है कि लोग एकदम आते साथ ही मर गए हैं। वही राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने जो मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े टीवी के ऊपर लोगों की कत्लेआम की, उनको कोई पूछता नहीं है। और फिर यही वो लोग वापस आके केसेस भी अपने खत्म करवाते हैं, हर किस्म का जुल्म करते हैं पाकिस्तान पे, सहाफियों के ऊपर जुल्म करते हैं, इस मुल्क के मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन कर देते हैं। और फिर एक ही कोशिश है कि झूठे केसेस करके तो किसी तरह इमरान खान को निकाला जाए। और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा। ये मैं, क्योंकि मैं इसको 40 साल से जानता हूं, मैं इसको आपसे नहीं, मैं ये जब जमखाना में अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलता था, मैं तब से जानता हूं इसको। ये एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म करने हैं। मैं आज अब इसको और कोई फिक्र नहीं है कि ये इससे कोशिश करनी है कि रास्ते से किसी तरह इमरान खान को हटाया जाए, क्योंकि है बड़ा बुज़दिल आदमी, इलेक्शन से भाग रहा है, मुल्क को दांव पे रखवाया हुआ है। इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इसे हार जाना है, और सिर्फ अपनी जात के लिए सारा मुल्क आज जिधर खड़ा है और जिस तरफ जा रहा है, और जिससे मैंने शुरू की थी आज की तकरीर कि जब एक मुल्क का रिस्क फैक्टर, कर्जे वापस करने का, जब वो रिस्क 64.5 पे पहुंच जाए, कोई दुनिया उसको पैसे नहीं देती, उधर कोई इन्वेस्टर नहीं आता उस मुल्क में। उस मुल्क में से बल्कि अपने लोग डॉलर खरीदने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको खौफ आ जाता है कि इकोनॉमी तो आगे नहीं बढ़ेगी। वो मुल्क माशी तौर पे तबाह हो जाता है। और इन्होंने 7 महीने में, मैंने शुरू में आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है पाकिस्तान का कि 17 साल के बाद गवर्नमेंट की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। इनका इकोनॉमिक सर्वे, हमारा नहीं, इनके दौर में जो शाया हुआ इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि ये 17 साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, और उधर से इन्होंने लाके मुल्क को डिफॉल्ट पे खड़ा कर दिया है। और आज ये सिर्फ इससे इलेक्शन जो बचा सकता है वो नहीं करवाना चाहता, क्योंकि इसको डर है कि इमरान खान जीत जाएगा, और है बड़ा बुज़दिल आदमी, करप्ट आदमी होते ही बुज़दिल है, इसलिए इसने इलेक्शन नहीं करवाना, और इसलिए मुल्क की तकदीर से ये खेल रहा है। और आज
آپ کی جو ہماری مارچ ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ان چوروں سے، انصاف کے ذریعے انصاف کرنا چاہتے ہیں، آزاد کرنا چاہتے ہیں. اور اگر انصاف ہوتا یہ سارے آج جیلوں میں ہوتے، کسی کبھی بھی نہ ہوتا کہ اس طرح کے لوگ آج ملک کی مستقبل سے کھیل رہے ہوتے. اور انشاءاللہ ہماری جو یہ مارچ ہے جب یہ پنڈی پہنچے گی اور عوام آئے گی پنڈی میں تو سب کو ایک پیغام چلا جائے گا کہ باشعور قوم ہے، یہ اب ان چوروں کی غلامی نہیں کرنے لگی. پاکستان زندہ باد.